नमस्कार दोस्तों, बहुत समय से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही है। थोड़ी व्यस्तता है और कामों में। अभी मैं देहरादून आया हुआ हूँ। कुछ दोस्त मेरे साथ हैं, शिष्य नहीं, कोई स्टूडेंट्स नहीं, फॉलोअर्स नहीं, सिंपल मेरी उम्र के कुछ लड़के कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने कहा रिकॉर्ड भी कर लो, आप लोगों को भी साझा हो जाएगी वो बात, आप लोगों से भी मैं बात कर लूँगा इसी बहाने। तो जो सवाल है ईमानदारी से, कैमरे का कोई वो करना ही नहीं है, कैमरा है नहीं है, रॉ और रियल जो सवाल है पूछो। हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे लिए सही है या नहीं है? भी जोर से एक बार और। हम ये कैसे पता लगा पाएंगे जो जिसके साथ हम हैं, जो हमारा पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर, रिलेशनशिप, हाँ। वो हमारे लिए सही है या नहीं? तो ये जो सवाल है, ये और बहुत सारे लोगों का सवाल है, यही पर्पज़ है वीडियो को रिकॉर्ड करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो बहुत फुलफिलिंग है, बहुत मीनिंगफुल है, और इसलिए मैं कुछ बात कह सकता हूँ। और कुछ इंसानों के बिहेवियर के बारे में मैं जानता हूँ, संबंधों के बारे में मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है, तो इस बारे में दो चार बात मैं कहना भी चाहता हूँ, ताकि और सब लोगों की एक गहरा आत्मिक रिश्ता हो। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने किसी को मैसेज में लिख के भेजे थे, और वही पॉइंट्स मैं अभी दोहराऊंगा फ़ोन से देख के। सबसे पहला तो जो पॉइंट था, अगर तुम्हें एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है तो तुम्हें कुछ बातों पे एग्री करना होगा। अगर तुम और वो उन बातों पे एग्री नहीं कर सकते तो तुम उसके साथ संबंध नहीं बना सकते, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट जिस पे तुम्हें एग्री करना होगा और उसे एग्री करना होगा, वो क्या है? वी नीड टू हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद समवन, वी कैन नॉट लिव अलोन। तुम्हारी ज़रूरत है दूसरे के साथ संबंध बनाना। तुम इंसान हो और तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि तुम अकेले रह सको। जब तक तुम इस बात पे एग्री नहीं कर सकते, जब तक तुम्हें ऐसा लगता है अरे मैं तो अकेले रह लूँगा, अरे ये समाज भाड़ में जाए, मुझे कुछ परवाह नहीं है, हम तो अकेले रह सकते हैं। होती है ना कुछ लोगों के अंदर ये एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है कि जो हम अकेले ठीक है, हम अकेले अच्छे। जब तक ये एटीट्यूड रहेगा तब तक तुम्हें कहीं ना कहीं एक एस्केप, एक बहाना मिल जाएगा दूसरे से भागने का। कुछ हुआ नहीं कि तुमने कहा अरे हम तो अकेले ही अच्छे। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें ये मानना होगा खुद कि तुम्हारी ज़रूरत है दूसरे के साथ रहना। ज़रूरत किस लिए? सबसे पहली तो एक बेसिक सी बात है, दो हाथ से अच्छे चार हाथ, एक दिमाग से अच्छा दो दिमाग, है नहीं? लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम एक बॉन्ड बना रहे हो दूसरे के साथ, और जब दो लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वो अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें कोई होना चाहिए टोकने वाला, तुम्हें कोई होना चाहिए बताने वाला कि ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, या एक अलग पर्सपेक्टिव तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें चाहिए ही, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बहुत बहुत सीमित है। तुम जहाँ एक चीज़ को देख रहे हो 100 चीज़ों में से, वहाँ वो इंसान दूसरी चीज़ को देखेगा। तो तुम्हें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सबके अंदर ये ज़रूरत होती है। कार्ल यंग एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इंसान की ईविल दुनिया में, बुराई दुनिया में इसलिए एग्जिस्ट कर रही है कि हम अपनी कहानियां किसी को नहीं कह पाते। तुम्हें कोई होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, कोई होना चाहिए जिसे हम अपनी कहानी सुना सके। अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है तो पहली बात तो हमारी कोई कहानी बिल्डअप नहीं हो पाने की, क्योंकि हम कभी किसी एक ऐसे इंसान के साथ हम लंबे समय तक रिलेशनशिप में है ही नहीं जिसे हम अपनी पूरी बात बता सकेंगे कि ये मैं था, ये मैं हूँ, ये मैं होना चाहता हूँ। तो इसलिए भी तुम्हें दूसरे इंसान की ज़रूरत है। तो इस बेसिक पॉइंट पे तुम्हें और उसे एग्री करना होगा कि अकेले रहने से अच्छा है एक गहरे संबंध में किसी के साथ रहना, एक गहरे ऐसे संबंध में जो लंबे समय तक रहे, किसी के साथ रहना।
इस पॉइंट पे जब तक तुम और वो एग्री नहीं कर रहे कि वी नीड टू हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद समवन, वी कैन नॉट लिव अलोन, तब तक संबंध की शुरुआत ही नहीं होने की। तो कम से कम इस बात पर तो तुम्हें एग्री करना होगा। ठीक है, कोई सवाल इस पॉइंट से? दूसरी बात जो तुम्हें और उसे एग्री करनी होगी, ये एक ऐसी बात है कि हाँ हम एग्री कर रहे हैं इस पे, वो होगी कि सेइंग द ट्रुथ इज एन एक्ट ऑफ लव। अब ये जो शब्द है एक प्रेम, इसके क्या मायने है बताओ, क्या समझते हो? मैं पूछ रहा हूँ, एक लाइन में बताना, एक या 2 लाइन में, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तुम्हें इतना बोलने का मौका नहीं मिल रहा वीडियो में जितना मैं बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करो, पर 1 या 2 लाइन में बोलना कि प्रेम क्या है तुम्हारे लिए, बताओ। कोई पता नहीं, लेकिन प्यार बहुत किया होगा तुमने स्कूल से करते आए होगे, अब कॉलेज में आ गए। किसी इंसान के लिए मतलब उसका इतना सोचना कि हाँ भाई, प्रॉब्लम यहाँ आती है, तो ये सब बोलते हैं अच्छा, लेकिन अच्छा है क्या, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि भला, कि जो इंसान मेरा भला करे वो मुझसे प्यार कर रहा है, ये बात तुमने कही, ये मैं भी कहने ही वाला था, लेकिन भला क्या है उससे यहाँ बताओ। भविष्य अच्छा हो सके, अच्छे से अच्छा हो सके। हाँ, अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? इसे टोटोलॉजी अच्छा होता है। अच्छा वो होता है जब हम बढ़ रहे होते हैं। आज हम जो हैं, जैसे आज हमारे पास वेल्थ है तो वो बढ़नी चाहिए, वो तो बढ़नी चाहिए, वो अच्छा है, तो वो अच्छा ही है, तो अच्छा कहा जाए। कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के पास बहुत वेल्थ थी, अच्छा था वो उसके लिए, और उसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड होती जो कहती और ड्रग्स बेच और नोट छाप, अच्छा था वो। अगर वो उसकी तरह सोचती, जो वो जिस पर्पज से कर रहा था, अगर वो पैसे कमाने के पर्पज से ही ड्रग बेच रहा था, तो वो अगर उसकी मेंटेलिटी होती, वो भी कहती भाई तुझे पैसे ही कमाने हैं, ये पैसे कमाना अच्छी बात है, तो उसे यही सलाह देती कि हाँ भाई और ड्रग बेचो और पैसे कमाओ। हाँ, तो अच्छा तो नहीं था ये, मगर उसके पर्सपेक्टिव से तो अच्छा, उसके पर्सपेक्टिव से तो अच्छा है। तो तुम तो दोनों एक दूसरे का नाश कर लोगे। तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा ही मिल गया, अगर तुम्हें कोई तुम्हारे जैसे ही मिल गया जो तुम जिसको अच्छा सोच रहे हो, अगर वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए और वो भी तुम्हें ऐसे ही मिल गया, तुम तो खुद को भी लेके डूबोगे, और उसको ऐसे ही लोग मिले। आज उसका अमेरिका ने एनकाउंटर कर दिया था फिर पाब्लो एस्कोबार का, उसके ऊपर एक सीरीज है नार्कोस, वो देख रहा था मैं, तो उसका उदाहरण मुझे याद आया। तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से जो अच्छा है वो तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, वो डिफाइन होना चाहिए इस तरीके से कि दूसरा भी एग्री कर सके, और फिर इस तरीके से कि उससे कम्युनिटी एग्री करे, और फिर इस तरीके से कि उससे सोसाइटी एग्री करे, और फिर इस तरीके से कि उससे पूरी दुनिया एग्री करे कि हाँ ये अच्छा है, और फिर इस तरीके से कि उससे इतिहास एग्री करे। इतिहास के जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जितना इतिहास में जो कुछ हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1, 2, उससे पहले का जो समय रहा है, और एंशिएंट सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक, इतिहास तुमसे एग्री करना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है। कुछ तो बिंदु तुम्हें ऐसे ढूंढना होगा, और वो क्या है? वो बिंदु प्रेम का बिंदु होगा ना। हम बात कर रहे थे प्रेम क्या है। प्रेम, अजय ने कहा था, वो है जो हमारे लिए अच्छा चाहे। हम बात कर रहे थे फिर अच्छा क्या है। अच्छा डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन अच्छे को कोई दे भी नहीं सकता दूसरे को कि अच्छा ये है, ये ऐसा करना, ये अच्छा है। अच्छा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि तुम्हारे लिए अच्छा हो, उसके लिए अच्छा हो, कम्युनिटी के लिए अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो। और जो इतना हिस्ट्री रही है अब तक के इंसान की, जितनी तुम हिस्ट्री जानते हो, सबसे पहले तो आज हम हिस्ट्री नहीं जानते अपनी, हम अपने महापुरुषों के नाम नहीं जानते। अगर मैं तुमसे 10 महापुरुषों के नाम पूछूं तो तुम उन्हें जानते नहीं हो, उनसे एग्री करनी चाहिए। और अगली बात यह है कि जिस पॉइंट के ऊपर मैं लाइट डालना चाह रहा वो ये है, प्रेम क्या है? अच्छा चाहना। तो ऐसा काम क्या है, अच्छे को कैसे ला सकते हैं हम? ऐसा कौन सा काम है जो हम कहें कि हाँ ये इसने प्रेम में किया, गुस्से में नहीं किया, नफरत में नहीं किया? वो काम होगा सच बोलना। सेइंग द ट्रुथ इज एन एक्ट ऑफ लव। ये दूसरा पॉइंट है। सच बोलना साइंटिफिक ट्रुथ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तुमने उससे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछ लिया और उसने कुछ और बताया और तुम्हें कुछ और पता है, ये इस ट्रुथ की बात नहीं कर रहा हूँ। सेइंग द ट्रुथ इज एन एक्ट ऑफ लव का मतलब है दो तरह की
दो तरह की विद्याएं हैं, दो तरह के ट्रुथ हैं। एक तो है साइंटिफिक ट्रुथ, ठीक, कि दुनिया कैसी है, यहाँ चीज़ें कैसी हो रही हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जिसको बोला जा, ठीक है, इसको अलग रखो। और एक ऐसा ट्रुथ है जो बोलने पे लाइफ सही ढंग से चलेगी। अभी में हो सकता है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो ट्रुथ शांति लेके आएगा। अब कोई किसी इंसान को एडिक्शन हो गया है, वो नहीं मानता कि मैं एडिक्ट हूँ। अगर वो अभी स्वीकार कर लेगा तो लंबे समय तक उसका फायदा होगा, क्योंकि वो इससे निकलने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर वो मानेगा ही नहीं कि वो एडिक्ट है, तो वो उससे निकलने की कोशिश करेगा ही नहीं। तो उसको कोई होना चाहिए कि उसका प्रेमी उसको सच बोले। यहाँ तक तो हम एग्री कर सकते हैं कि अच्छा क्या है, नशे में पड़ना अच्छा नहीं है। एक बेसिक बात पे हम अगर एग्री करके चलें तो सेइंग द ट्रुथ इज एन एक्ट ऑफ लव। सच बोलना प्रेम की एक निशानी है। और सच बोलने को कई लोग अदरवाइज ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं, अन्यथा ले लेते हैं कि नहीं, ये इसने नफरत में कहा, गुस्से में कहा, तो उसको लेना नहीं। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी निकाले, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन जो तुम्हारे अंदर कमी निकाले? तुम्हारा सबसे प्यारा प्रिय इंसान कौन जो तुम्हारे अंदर कमी निकाले? क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तुम्हें और उसे एग्री करना होगा। सेइंग द ट्रुथ इज एन एक्ट ऑफ लव। प्रेम इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सच बोलने के अलावा। और साइंटिफिक ट्रुथ नहीं, मॉरल ट्रुथ्स। मॉरल ट्रुथ का मतलब है एक ऐसा सत्य जिससे जीवन सही ढंग से चले। तुमने अपने अतीत के बारे में उसको कुछ और बताया है और तुम सोच रहे हो, एक तो ये लोगों को बहुत गलत फहमी है कि झूठ बोल के वो बच सकते हैं। नहीं बचा जा सकता, खासकर उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ तुम एक लाइफ का बहुत लंबा समय बिताना चाह रहे हो। कभी ना कभी वो बात सामने आएगी। पहले का झगड़ा अच्छा होता है बाद के झगड़े से, ये बात और याद रखना। हिंदी में ये एक लोकोक्ति भी है कि पहले का झगड़ा अच्छा बाद के झगड़े से। अभी उसको सब बता दो, सच सच। सेइंग द ट्रुथ इज एन एक्ट, जिससे कॉन्फ्लिक्ट कम होती है, जिससे एंगर ना हो, जिससे एंजाइटी ना हो, फियर कम से कम हो। ऐसे ट्रुथ को बोलना प्रेम की निशानी है। इस बात पे तुम्हें एग्री करना होगा और उसको एग्री करना होगा। अच्छा, एक बात और है, कई बार हम सच को इस तरीके से बोलते हैं जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। ये तुम्हें नहीं बोलना, और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारा पार्टनर ऐसे ना बोले। अगर वो बोल रहा है तो तुम उसको बताओ कि तुम्हारे बात करने के ढंग में एक कड़वाहट है, एक रूखापन है। एक कहावत है कि सच बोलो तो शहद में डुबा के। सेइंग द ट्रुथ इज एन एक्ट ऑफ लव। ये दूसरी बात है जिस पे तुम्हें उसके साथ एग्री करना होगा। पहली बात तो हम इस पे ही एग्री करें कि हाँ, एक रिलेशनशिप में हमें आना चाहिए, और उस रिलेशनशिप में प्रेम की क्या निशानी हो? सच बोलना। कौन सा सच बोलना? ये वाला सच नहीं कि तू कहाँ गई थी, मैं कहाँ गया था, ये वाला सच बोलना जिससे शांति आए। ये दोनों सच एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन हम जिस सच की बात कर रहे हैं, जिस ट्रुथ की बात कर रहे हैं, वो ट्रुथ है लाइफ कैसे जीनी चाहिए, वैसा ट्रुथ। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हमने किसी रिलेशनशिप की शुरुआत करी, मतलब झूठ नहीं, थोड़ा बताया कि ठीक है, फिर लास्ट में जब हमारा बॉन्ड ऐसा हो जाएगा कि हाँ, हम बताने लायक हो जाएंगे, तो तुम्हें शुरू में ये बताना चाहिए कि देखो, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है हमारा बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊँ। तो फिर वो छिपाने में नहीं आएगा। वो छिपाना है, लेकिन तुमने बता दिया कि मैं ये छिपा रहा हूँ। पर एक अच्छे तरीके, मतलब कुछ वो सोच के नहीं छुपाया था ना कि बाद में बता दूंगा। छिपाना तो छुपाना के बराबर है। जब तुम्हारे पास कुछ कहने को हो और तुम उसको छिपा रहे हो, ये झूठ बोलने के बराबर है। सबसे पहले तो आपको अच्छा चाहना होगा। अच्छा चाहने के लिए आपको सच बोलना होगा, ठीक। और सबसे अच्छा क्या है, हम जो बात कर रहे थे कि किसी का बेहतर चाहना ही प्रेम है, ठीक। इसको तीसरा पॉइंट मान लेते हैं। पहला पॉइंट, एग्री करें कि हम एक रिलेशनशिप होनी ज़रूरी है, और मुझे लगता है इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई ऐसा इंसान जो उनके बेहद करीब हो। दूसरा पॉइंट हमने कहा सच बोलना प्रेम है। तीसरा पॉइंट, प्रेम किसी के लिए बेहतर चाहना है जो सच बोलने के द्वारा आता है, ठीक है। बेहतर या अच्छा चाहना क्या होता है?
अब ये 4th पॉइंट आ गया, ठीक है। 2 पॉइंट हमने अभी पिछली बातचीत में कवर कर लिए, उसके लिए मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हें पहले ही पता था कि किसी के हित की बात करना, वो ऋतिक को भी पता था, किसी की बेहतरी की बात करना प्रेम है, तो उसको मैं बोल नहीं रहा हूँ। 4थे पॉइंट पे आते हैं हम। टोटल 8 पॉइंट है। 4था पॉइंट है वो ये है, अच्छा अब इस पे तुम ध्यान देना, द बेस्ट फॉर समवन is their transcendence of the tyranny of the body and then maybe transcending the mind। तुम्हारा शरीर है, एक ढंग से शरीर में दर्द होता है, एक ढंग से उसको अच्छा लगता है, खाओ तो अच्छा लगता है। तुम्हारा शरीर डुअलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसके 2 अपोजिट पोल्स हैं, पेन प्लेजर। जब पेन तुम्हें पसंद, किसी को भी नहीं पसंद पेन, ठीक, लेकिन अब मुझे ये बात बताना, तुम अभी बात कर रहे थे, तुमने वेट लूज किया, जब तुम वेट लूज कर रहे थे तो मुश्किल होता है वो, क्योंकि शरीर की जो टेंडेंसी है वो वेट लूज करना नहीं है, वो तो खाते रहना चाहता है। लेकिन तुमने वेट लूज किया एक डिसिप्लिन में खुद को लाके, जब वो प्रोसेस शुरू हुआ तो शुरू में पेन होता है, कोई भी आप एक्सरसाइज शुरू करोगे उसमें पेन होगा, ठीक है। उस पेन से बढ़ के आप में कुछ था, तभी आप वेट लूज कर पाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो जो शरीर का पेन है और शरीर का प्लेजर है, उससे ऊपर आप थोड़ा सा उठ पाए, है ना। अगर वो नहीं उठ पाते तो हमेशा वेट बढ़ता ही रहता, मर जाते। तो शरीर की जो बोझ है हमारे पे, शरीर की जो हुकूमत है हमारे पे, अच्छे चाहने का किसी के लिए क्या मतलब है कि वो शरीर की हुकूमत से कुछ उसको छुट्टी मिले, मुक्ति मिले, कम से पहले शरीर की हुकूमत से उसको मुक्ति मिले। शरीर जब कह रहा है कि सो, तो उस इंसान में इतनी क्षमता हो कि उस शरीर से कुछ बढ़ के है। अब बिल्कुल तो हम शरीर से मुक्त नहीं हो सकते जब तक शरीर में है, लेकिन हमारी वृत्तियों पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा, योग आज इतने योग आसन, ऋषिकेश हरिद्वार में योग सब हो रहे हैं, उसमें आसन ही करवा रहे हो, लेकिन योग में पहले यम और नियम आते हैं, फिर बाद में कहीं जाके आसन होता है। अब तुम नहीं जानते होगे इसको, क्योंकि धर्म का तुम्हें इतना पता नहीं है। बेसिक सी बात है कि शरीर है, जब तक शरीर के तुम गुलाम रहोगे तब तक मजा नहीं है जीने में। जब ये ऋतिक बता रहा था कि मैंने वेट लूज किया, इस बात को कहने की एक गरिमा है, एक गौरव है, एक इसमें खुलापन है। जब तुम ऐसे कहते हो तो थोड़ा खुल सा जाते हो, जैसे मैंने ऐसा किया, यानी मैं इस शरीर से ऊपर उठा, मैं मालिक हूं, शरीर मालिक नहीं है। किसी के लिए अच्छा चाहना है, उसको उसके शरीर से ऊपर उठा देना। पहली बात, वो कैसे आता है? वो आता है एक डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं कि शरीर की बिल्कुल नहीं सुननी है, शरीर को नींद की भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत है, पहनने की भी जरूरत है, लेकिन हमारी ये टेंडेंसी हो जाती है कि हम सिर्फ उसी के लिए जीने लगते हैं, खाने पीने सोने के लिए। और जब खाने पीने सोने के लिए जीने लगते हैं तो जीने का मजा नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, वो हितकर नहीं है। क्योंकि शरीर के प्लेजर के साथ जितना तुम खुद को एसोसिएट करोगे उतना ही पेन आता ही आता है। तो किसी के लिए अच्छा चाहना है, उसको शरीर से ऊपर उठा देना। शरीर से ऊपर उठाना कैसे है? उसको एक डिसिप्लिन में लाना। ठीक, डिसिप्लिन कैसे आएगी? एक लॉन्ग टर्म गोल से। जब आप लगातार इतने समय एक रूटीन में रहते हो तो एक जब वो पूरा हो जाता है, अभी तुम कैसे हो, दबे हुए से, सिर झुका हुआ सा, आंखें डाउन सी रहती हैं, चलते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्यों ऐसा लगता है? सोचा तुमने? क्यों कुछ लोग शेर की तरह चलते हैं? कभी देखो अपनी किसी संत की फोटो या भगत सिंह की फोटो देखो, ऐसा लगता है आदमी है कोई। कि ऐसा क्यों है? क्योंकि कम से कम इतना श्योर है वो अपने शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। इसमें बहुत झंझट आती है, लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते अच्छा क्या है। अभी तो हम इतना बात कर रहे हैं, बस अच्छा वो सब है जो तुम्हें तुम्हारे शरीर से ऊपर उठा दे। लेकिन अब
चोर उचक्के भी रात को जागते हैं, ये भी उनके शरीर से ऊपर उठी हुई बात है। रात को नहीं सोते वो, रात को नींद आती है, अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन कम से कम एक डिसिप्लिन तुम्हारे पास होना चाहिए, एक गोल तुम्हारे पास होना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं उसके कहने का ये मतलब है, जब तक एक डिसिप्लिन, एक गोल तुम्हारे पास नहीं है, तब तक तुम प्रेम नहीं कर सकते, तब तक कोई तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता। पहली बात जिस पे तुम्हें एग्री करना है वो क्या है? वो ये है कि एक रिलेशनशिप में आना बेहतर है। दूसरी बात एग्री करना है तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को कि सच बोलना प्रेम की निशानी है। तीसरी बात, दूसरे का बेहतर, अच्छा चाहना प्रेम है। चौथा पॉइंट अब हम डिस्कस कर रहे थे कि वो अच्छा क्या होता है। वो अच्छा होता है कि कम से कम शरीर से मुक्त हो सके हम, शरीर पे हमारी हुकूमत हो। कैसे पता चलेगी शरीर पे हमारी हुकूमत है? ऐसे इंसान बोल सकता है कि अरे मैं तो जब मर्जी भूखा रह सकता हूँ। ये जितनी फास्टिंग है, ये सब जितने ये धार्मिक क्रियाकांड हैं, ये इसीलिए हैं ताकि हमको पता रहे कि हम मालिक हैं, शरीर अभी मालिक नहीं है। हमसे मतलब हम कम से कम शरीर से मन के स्तर पे आ जाए। अभी आपके पास माइंड है ही नहीं। माइंड क्या है? माइंड है एक गोल का पता होना और उस गोल की तरफ कैसे बढ़ना है हमको, एक संकल्प का होना। इतना पहले हम करें। जब तक एक गोल नहीं है तब तक आप प्यार में नहीं पड़ सकते हो। वो प्यार होगा नहीं, वो सिर्फ शरीर की हवस होगी, ठीक है। और जिसका कोई गोल नहीं है आपको उसको बताना चाहिए कि देखो ऐसे लाइफ जीने में मज़ा नहीं है, ऐसे तो तुम पूरी उम्र तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगी, शरीर के गुलाम रहोगे। लोग आधा घंटा कमर सीधी करके नहीं बैठ सकते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में एक ग्रेस हो, एक गरिमा हो। कैसे आएगी? कोई डिसिप्लिन नहीं है। अभी मत बैठना आधा घंटा, अभी नहीं बैठ पाओगे क्योंकि वो प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन एक प्रैक्टिस, एक डिसिप्लिन होनी बहुत ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन तो दुनिया को तबाह करने की भी हो सकती है और डिसिप्लिन एक चोर की भी होती है, एक गुंडे की भी होती है। किसी आप पहुंचे हुए गुंडे से, छोटे मोटे गली के गुंडों से नहीं, किसी पहुंचे हुए शातिर अपराधी से बात करोगे तो वो भी बहुत डिसिप्लिन होता है। शार्प शूटर्स डिसिप्लिन होते हैं, उनको पता है कहाँ मारना है, कब मारना है, वो भी खतरा मोल लेते हैं। तो वो डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लाने की वो डिसिप्लिन है, और भी कुछ होना चाहिए। और वो कुछ और क्या होगा, यहाँ पे और थोड़ी समस्या आती है कि अब ये जो मन है, हमने अपने को शरीर से फोकस कर लिया मन पे, यानी अब हमको भूखा रहना दुख नहीं देता ना, अब हमको अच्छे व्यंजन खींचते हैं अपनी तरफ ना, अब हमको बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, ठीक। अब हम शरीर के लेवल से ऊपर उठ गए। लेकिन अब मन का ये जो स्तर है, मन का स्तर क्या है? कोई हमारी बुराई कर देगा तो हमें बुरा लगेगा। हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जो गोल हमें नहीं मिलेगा तो हमें बुरा लगेगा। तो वो गोल कैसा होना चाहिए जिसके लिए हमें डिसिप्लिन में आना है? वो गोल सिर्फ और सिर्फ मन से मुक्ति हो सकता है। शरीर से मुक्त हो गए, शरीर के सुख दुख से मुक्त हो गए। अब हमारे जीवन में हम शेर की तरह चलते हैं क्योंकि हम अपने शरीर के गुलाम नहीं है। इसी तरह मन से भी मुक्त हुआ जाता है। अब ये मैं कुछ बहुत नई बात बोल रहा हूँ तुमको, लेकिन इससे भी मुक्त हो सकता है कि हम अब हमारे को मन से भी फर्क नहीं पड़ता, मन के सुख और दुख से भी अब हम मुक्त हो गए। ये बहुत दूर की कौड़ी है। लाखों करोड़ों में कोई एक इसको सोचता है और कोई एक सुनता है और कोई एक इस पे चलता है और फिर कोई एक पाता है। लेकिन कम से कम इतना हो अभी हमारी लाइफ में कि शरीर से ऊपर उठ के कम से कम हम मानसिक स्तर पे आए, कोई एक गोल हो और उस गोल की सेवा में खुद को लगाए। और वो गोल अगर ऐसा होगा जिससे दुख पैदा हो रहा है तो आप खुद दुखी रहोगे। इतनी तो बात है, आप एग्री करते हो। तो एक ऐसा गोल डिसाइड करो जिससे आपका कम से कम भला हो। भला यानी कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, ठीक, मन में कम से कम डर हो, कम से कम दुख हो। दुख अगर होगा तो कम से कम हो। एक लाइफ को जीने का ढंग इस तरीके का है कि हम दुख पैदा कर सकते हैं। एक लाइफ को जीने का ढंग इस तरीके का है कि दुख होगा तो, लेकिन कम से कम होगा। अभी आप बस यही सोचो कि आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि दुख हो, कम से कम हो। लेकिन इतना मैं और कह देता हूँ कि इस दुख से भी मुक्ति बताई गई है हमारे धर्म में, हमारे धर्मशास्त्रों में, और वो भी संभव है। लेकिन पहले इतना ही आप अचीव करो अपने पार्टनर के साथ, ठीक। पर एक जो असल रिलेशनशिप है वो तो वही है जो धर्म की सेवा में है। और जरूरी नहीं धर्म मुक्ति ही धर्म की निशानी हो, ये भी हो सकती है कि आप कम से कम दुख हो लाइफ में, इसका प्रयास कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ कि मैं हूं और तू है और ये जीवन है और ये जीवन बहुत खराब है,
इस जीवन में दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी हो जाएं, हम हताश निराश हो जाएं। जीने का एक ढंग ऐसा है कि हम इस शरीर के दुख से, जीवन के दुख से हम इसको ट्रांसेंड कर सकते हैं। दुख रहेगा लेकिन इससे हम इसके ऊपर उठ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि शरीर को दर्द होना बंद हो जाएगा जब आप डिसिप्लिन में आओगे, लेकिन वो दर्द आपको फर्क नहीं डालेगा, आप उससे ऊपर उठ चुके होगे। ऐसे ही मन के दर्द से, मानसिक जो दुख है उनसे भी ऊपर उठा जा सकता है। वो कैसे? अभी तो आप लाइफ में इस तरह से जी रहे हो कि आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो। धर्म है, असल धर्म है परमार्थ करना, दूसरे का भला करना। जब आप लाइफ में इस स्तर पे आ जाओगे कि आप सिर्फ इसलिए जियो कि आपकी कम्युनिटी अच्छी हो, आपकी फैमिली अच्छी हो, दूसरे लोगों का हित हो, तो आप मन के जो दुख है उनसे भी ऊपर उठ जाओगे। ठीक, फिर कोई आपकी बुराई करेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो उसी की भले की बात कर रहे थे। अभी आप मुझे यहाँ गाली दो तो मैं आपकी भले की बात करूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मेरी जो मोटिवेशन है वो यही है कि कुछ आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप्स में आपकी एक स्पार्क आए, एक जॉय आए। समझ रहे हो? तो ये 4th पॉइंट बड़ा गूढ़ है, सूक्ष्म है, इसको समझना। शरीर की जो हुकूमत है उससे हम ऊपर उठे, फिर मन की हुकूमत से ऊपर उठे। शरीर की हुकूमत से हमें इस तरीके से ऊपर उठना होगा कि हम इस तरीके से लाइफ को जिए कि दूसरे का भी भला हो, हमारा भी भला हो। लोग इस तरीके से लाइफ को जीते हैं कि सिर्फ मुझे मेरा भला हो। ये शरीर की हुकूमत के वो गुलाम है। जब आप इस तरीके से लाइफ को जियोगे कि तुम्हारा भी भला हो, मेरा भी भला हो, हम लॉन्ग टर्म गोल अचीव करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज की सेवा करें, बच्चे पैदा करें, बच्चों को एक बड़ा करें ढंग से, एक इंसान बनाए बच्चों को जानवर से। ये आप इस ढंग से जीवन जी रहे हो, समाज का भी भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है। फिर एक और ढंग है जीने का जिसको साधु होना, संत होना कह देते हैं, कि हम सिर्फ इस तरीके से जिए जिससे दूसरे का भला हो, परोपकार हो, परमार्थ हो। वो मुक्ति की निशानी है। वो थोड़ा अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो कम से कम इस तरह से जियो कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स हो और तुम उन्हें अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो दूसरे के साथ। और उस मेहनत में पहले तो तुमने एग्री किया है कि हम और तुमको एक रिलेशनशिप में आना चाहिए, फिर तुम उससे सच बोल रहे हो, और वो सच क्या होना चाहिए? वो सच वो होना चाहिए जो तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में मदद करे। अब तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है कि भैया हमको इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन तुम उस इंसान के साथ बहुत बातचीत कर रहे हो और तुम पढ़ नहीं रहे हो। वहाँ पे ये सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि देखो हम ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे वो सोच सकता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मुझसे बात नहीं करने को कह रहा है। लेकिन यही तो है, प्रेम की निशानी है वहाँ ये सच बोलना, क्योंकि ये सच बोल के तुम उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, उसको लेके और खुद को लेके। और वो गोल कैसा होना चाहिए? जिससे समाज का भला हो, शरीर का भला हो, अपने उसके समाज का भला हो। उससे भी एक अलग लेवल है जीने का, जहाँ सिर्फ हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, दूसरों के लिए चाहते हैं। वो संतों का जीवन है, वो परोपकार का जीवन है। वहाँ तक तुम भी पहुँच सकते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं पहुँच सकते, और वहीं तक पहुँचना चाहिए। लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी है। अभी तो यही बात अचीव करो, एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव करो अपनी लाइफ में। ठीक, उसके बाद जो पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए। जब तुम किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो कुछ अपने राइट, अपने कुछ अधिकार, अपने कुछ हक तुम्हें गिव अप करने पड़ते हैं। समझ रहे हो? अपने पार्टनर पे या सिर्फ अपने लिए? तब तुम एक यूनिट बन गए हो। ठीक, 2 बन गए। तुम सोचते थे कि मैं उठूंगा 8 बजे, उसको उठना है सुबह 6 बजे, उसके उठने से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो तुमको अपने कुछ राइट गिव अप करने होंगे। एक तरह की गुलामी में आना पड़ेगा तुमको, एक रूटीन की, जो ऐसा नहीं होगा जो तुमने डिसाइड किया है। समझ रहे हो? कुछ उसको अपने राइट गिव अप करने पड़ेंगे, और जब तक वो नहीं होगा तब तक, क्योंकि कुछ मैंने ये पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया है कि कुछ लोगों की मानसिकता है कि मैं क्यों किसी का गुलाम बनूं। रिलेशनशिप तो गुलामी है, प्रेम तो गुलामी है, मैं क्यों किसी का गुलाम बनूं। मुक्ति की बात कर रहे हो और उल्टा गुलाम होने को कह रहे हो। एक ना एक रूटीन तो आपको लाइफ में लाना ही पड़ेगा, और वो रूटीन ऐसा नहीं हो सकता जो आप चाहो। ठीक, तो वो रूटीन आपको दूसरे के साथ डिस्कस करके अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, और कुछ बातें उसमें ऐसी जरूर होंगी जिनसे आप एग्री नहीं करते।
वो आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो जरूरी नहीं ये जगह तुम्हें पसंद हो, लेकिन बैठना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो गोल है हमें उस तक पहुँचना है, हमें ये डिस्कशन करना है, ठीक है, समझ रहे हो। तुम्हें किसी को केयर करने का हक देने का मतलब ये है कि तुम अपने एक प्राइवेट स्पेस की उसको चाबी दे रहे हो। वो तुम्हारे लिए तभी केयर कर सकता है जब तुम उसके अपनी हर बात उसको बता रहे हो। एक तरह से तुम उसको इतनी पावर दे रहे हो खुद को तबाह करने की। देख मैं तुझे सब बता दे रहा हूँ अपने बारे में, देख ये मेरा जीवन है, देख मैं ऐसे जीता हूँ। अब वो इंसान आपको तबाह भी कर सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। जिसको आपके बारे में इतना पता लग गया वो आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है, समझ रहे हो। लेकिन आपका विश्वास है कि वो आपसे प्रेम करता है और आप उसको अपने बारे में सब बता दे रहे हो, और ये बताना ही चाहिए। किसी को इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसी को ये परमिशन देने में कि तुम हाँ मेरी केयर कर सकते हो, और किसी को अपनी बर्बादी की चाबी दे देने में ज्यादा फर्क नहीं है। जो इंसान तुम्हें आबाद कर सकता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। जो तुम्हारा ख्याल रखेगा वो तुम्हें बीमार भी कर सकता है, और तुम्हें उसको इतनी पावर देनी ही होगी। कुछ लोग डरते भी तो हैं, नहीं मैं प्रेम संबंध में नहीं आऊंगा क्योंकि कोई मेरा दिल तोड़ देगा, मैं एक रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी क्योंकि दिल टूट गया तो क्या। तो दांव है, वो तो खेलना है, लेकिन ध्यान से। तो तुमको किसी को अपने को बर्बाद करने की चाबी दे देनी होगी ताकि वो तुम्हें आबाद कर सके। अब जो रूटीन, मतलब जैसे बात हुई कि उसे अपना रूटीन, अब जाहिर सी बात है अगर दो बंदे रूटीन बदल लें कि मेरी वजह से वो चेंज हो रही, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही होगा उसके लिए। अगर गलत होगा तो पहला पॉइंट ही नहीं आता कि प्रेम ही नहीं है फिर, प्रेम ही नहीं है फिर तो। पर इमीडिएट जो प्रेजेंट है उसमें गलत लग सकता है क्योंकि चेंज होगा। तुम अकेले कुछ भी कैसे भी जियो, लेकिन अब तुमने उसको हक दे दिया अपने को ख्याल रखने का, तो वो कहेगी कि देखो ये जो तुम इस तरीके से लाइफ को जी रहे हो, रात 10 बजे के बाद सोना मुझे पसंद नहीं, और मत सो। और आपको एक डिस्कशन करना होगा उसके साथ। हो सकता है आप अपनी बात पे अड़े रहो, वो अपनी बात पे अड़ी रहे, लेकिन उस डिस्कशन में से एक बिंदु आएगा जो ट्रुथ का होगा, जो आपके दोनों के भले के होगा, भले के लिए होगा। ट्रुथ क्या है? एक ऐसा बिंदु जो सबके भले का हो। वो उस ट्रुथ पे जब आप आओगे तब आपको उसका गुलाम बनना होगा। ये जो एक विचारधारा है कि नहीं हम किसी रूटीन के गुलाम नहीं होंगे, किसी डिसिप्लिन के गुलाम नहीं होंगे, ये गलत है। बस वो डिसिप्लिन, वो रूटीन किसी और द्वारा थोपा ना गया हो आप पे, आप उसको समझते हो। एक अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए, क्योंकि प्रेम में और एक ऐसे रूटीन में जो आपने दूसरे के साथ एग्री किया है कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और दूसरे को आपको ये हक दे देना होगा कि वो आपको बर्बाद कर सके, वो आपको तबाह कर सके, क्योंकि जब तक दूसरे के पास इतनी पावर नहीं है वो आपको प्यार भी नहीं कर सकता। तुमने मुझे ये हक ही नहीं दिया कि मैं तुमसे ये बातें कर सकूं, तो मैं कह ही नहीं सकता ये बातें। तुमने मुझे कुछ माना और कहा कि ये हमारी समस्या है, और फिर मैं ये बात कह पा रहा हूँ, समझ रहे हो? ठीक। तो ये हक तुम्हें दूसरे को देना होगा, और उसे तुम्हें ये हक देना होगा, तभी तुम एक दूसरे को टच कर सकते हो। वो टच करना इस तरीके से भी हो सकता है कि दूसरे को चोट लगे, और वो टच करना एक हीलिंग का काम भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये अब तक जो हमने बातें डिस्कस की, ये और सब संबंधों पे भी एग्री करती हैं, लेकिन तुम 1 या 2 या 5 से ज्यादा लोगों के साथ एक गहरे संबंध में नहीं आ सकते। ठीक। अक्सर आप ऐसी बातें सुनोगे कुछ फर्जी आचार्यों से, साधुओं से, संतों से, जो फर्जी होंगे, वो इस तरह की बातें करेंगे कि हम तो सबसे प्यार करते हैं जी, कि पूरी पृथ्वी को प्यार करो। वो इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो एक्शन में आए। मैं कितने लोगों से बात कर सकता हूँ दिन में? 50-100? आप कितने लोगों के साथ जीवन बिता सकते हो? एक। और किसी एक इंसान के साथ भी तुम ढंग से जीवन जी लो, उसकी भी बहुत कम चांसेस हैं। और तुम 50 लोगों के साथ एक गहरी रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो जहाँ तुम उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हो, तुम्हारी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम है जहाँ तुम वो सॉल्व कर रहे हो, फिर तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बहुत मुश्किल है भाई। एक इंसान के साथ अगर तुम ऐसा कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के कुछ लोग तुमको मिलेंगे, कहेंगे अरे हम तो सबसे प्यार करते हैं, पूरे पृथ्वी परिवार है,
ये तो उपनिषद में भी है बात कि हमारी पूरी पृथ्वी परिवार है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी है, ऐसा मानो तुम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से हम जो हमारा विवेक है, जो हमारे चूज करने की, डिसीजन लेने की जो फैकल्टी है, उसको जाने दें। हमें चूज करना होगा कि कौन सा इंसान किस सिचुएशन के लिए बेहतर है। हमें एक्ट करना है और एक्ट करने के लिए हमें चूज करना होगा कि हमें किसको अपना पार्टनर बनाना है, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, कि आप सेक्स को इमोशंस से सेपरेट नहीं कर सकते। सेक्स एंजॉय करने का बेस्ट तरीका है किसी से कमिटेड होना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लड़के लड़कियां आज के टाइम में ऐसा मानते हैं कि आप सेक्स को इमोशंस से सेपरेट कर सकते हो, यानी कि आप खुला सेक्स कर सकते हो किसी के भी साथ और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। नहीं कर सकते आप सेक्स को सेपरेट अपने इमोशन से। आपको बहुत बड़ा भ्रम है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप किसी का जीवन बर्बाद कर दोगे अगर आपको ऐसा लगता है आप सेक्स को इमोशन से सेपरेट कर सकते हो। अगर आपने किसी के साथ सेक्स किया और उसके साथ आप कमिटेड नहीं हो, तो कौन है वो आपकी, तो आप कौन हो उसके, तो आप अगली बार उससे नजरें कैसे मिलाओगे, लगी क्या वो आपकी। क्योंकि सेक्स करने का एक ये मतलब होता है, मुझे लगता है मानसिक स्तर पे, कि देखो दुनिया में कम से कम 100-200 करोड़ लड़कियां होंगी, तुम हर किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें एक टाइम पे एक ही को चुनोगे। तुम एक टाइम पे वो जो एक के साथ सेक्स करने का तुम्हारा डिसीजन है, उसका ये मतलब हुआ कि उन 100-200 करोड़ों में मैं तुझे अपने पास आने दे रहा हूँ, ठीक है। अब शरीर से तो आपने उसको पास आने दिया, लेकिन आपको ऐसा लगने लगा था कि अरे ये तो मैं किसी के भी साथ करूँगा और कुछ नहीं होगा। शरीर से तो आपने उसको पास आने दिया, मन से आपका संबंध कुछ है नहीं, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे आपका इस्तेमाल हुआ है और आपने दूसरे का इस्तेमाल किया है। और ये दोनों चीज़ें जब हमें फील होती हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने क्या किया, उसके साथ संबंध बना के शारीरिक, आपने उसको चूज किया 100-200 करोड़ लड़कियों में। वो जो चॉइस थी उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। आपने उसको चूज किया, फिर आप अगले दिन किसी और के साथ आ गए, तो इसका मतलब हमें कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा कि यार ये तो, यानी ये और मैं बराबर ही हैं। एक तरफ तो ये मुझे चूज कर रहा है 100-200 करोड़ में से, और एक तरफ ये किसी के भी साथ वो संबंध बना रहा है, दूसरे इंसान के साथ वो संबंध बना रहा है। अगर मैंने किसी शारीरिक बहुत कन्फ्यूजन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। लाइफ को सिंपल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि मैं उसी के साथ सेक्स करूंगा जिससे मैं कमिटेड हूँ लंबे समय के लिए। एक रीजन है, ये कहा गया है कि पाप है शादी के बाहर। शादी क्या है, कमिटमेंट बस हो कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके बाहर सेक्स करना पाप इसीलिए तो कहा गया है क्योंकि जब तुम किसी इंसान के साथ सेक्स करते हो तब तुम ये कह रहे होते हो उस एक्ट से कि तुम सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं हो, मैं तुम्हें चूज कर रहा हूं, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं हूं। वो जो चॉइस है वो तो मन ही करेगा। और जब तुम किसी एक के साथ सेक्स करते हो तो तुम उसको कह रहे हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं हर किसी के साथ नहीं कर रहा, मैं कुत्ते बिल्ली के साथ नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, ठीक। और उसका एक मतलब है, तुम कुछ हो, तुम्हारे अंदर कुछ शरीर से बढ़ के है और मेरे अंदर कुछ शरीर से बढ़ के है। भले ही हम शरीर से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, लेकिन वो जो चूज करने का एक्ट है, जो आपकी चॉइस है, उससे अपने आप एक बात और कही जाती है कि तुम कुछ शरीर से बढ़ के हो। अब हमको महसूस होने लगता है कि हाँ यार, इस इंसान ने मुझे चूज किया है तो मैं इसके लिए कुछ खास हूँ, लेकिन पता चलता है अगले दिन वो इंसान किसी और के साथ है। तो भले ही तुमने उसके साथ तुमने सोचा कि हम सिर्फ आज रात के लिए ही साथ हैं, कल सुबह से साथ नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम इमोशंस को सेक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। अगले दिन वो किसी और के साथ होगा तो तुम्हें वो बात लगेगी ही लगेगी तुम्हारे दिल को। तुम नकार सकते हो नहीं लग रही, लेकिन वो लगेगी, क्योंकि वो जो तुम्हारा साथ होना था वो एक चॉइस थी, और वो चॉइस तुम्हारे अंदर शरीर से बढ़ के कुछ निकाल रही थी। सेक्स का एक्ट फिजिकल है, लेकिन वो जो चॉइस है वो मेंटल है, वो साइकोलॉजिकल है। और तुम्हें लगता है कि तुम इमोशन से सेक्स को सेपरेट कर लोगे, किसी के साथ भी कर लोगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा बाद में, ये भ्रम है। ये शायद पश्चिमी सभ्यता से
एक लहर इधर की तरफ बह रही है, इधर के जो लड़के लड़कियां हैं वो भी आजकल ऐसा मानने लगे हैं कि खुला सेक्स करो एक दूसरे के साथ, किसी के भी साथ, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई आएगी दिक्कत, रोओगे बाद में, पछताओगे। एक तो तुम्हें पता नहीं होगा वो कौन तुम कौन, और तुम्हें पता नहीं होगा कि कैसे एक दूसरे से बिहेव करें। कभी मार्केट में सामने मिल गए या कहीं और मिल गए तो कैसे बिहेव करोगे एक दूसरे के साथ? क्या हो तुम एक दूसरे के? कोई प्लेस नहीं तुमने उनको दिया, क्योंकि मेंटली तो तुमने सोचा नहीं कि वो कौन है, मैं तो बस शरीर से तुम उनके साथ रहे, और अंदर ही अंदर तुम्हें बुरा लगने लगेगा, क्योंकि तुमने वहाँ पे जब तुम ये संबंध बना रहे थे तुमने चूज किया था उसको, भले उस रात के लिए तुमने अपने मन में सोचा, चूज तो किया तुमने। और वो चॉइस सिर्फ शरीर के बेसिस पे नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो कुत्ते बिल्लियों का भी है। सिर्फ इंसान के शरीर के बेसिस पे नहीं हो सकती, क्योंकि लड़कों का भी शरीर होता है। लड़कों के साथ तो नहीं तुमने किया, लड़की के साथ ही किया। लड़कियों में भी उस लड़की के साथ किया, उसको तुमने चूज किया। उसको बुरा लगेगा, भले ही वो नकारे उस बात को कि मुझे बुरा नहीं लगता, और तुमको बुरा लगेगा, क्योंकि तुम खुद को इस तरह से ट्रीट करोगे कि मैं सिर्फ शरीर हूँ। जब तुम खुद को सिर्फ इस तरह से ट्रीट करते हो कि मैं सिर्फ शरीर हूँ, तो तुम्हें बुरा लगता है, यही दुख है। और जब तुम दूसरे को इस तरह से ट्रीट करते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ शरीर है, तो उसे बुरा लगता है। तुम सेक्स से इमोशंस को सेपरेट नहीं कर सकते। तो किसी एक इंसान को चुनो, और ये मानो मैं तुम्हें चुन रहा हूँ, और उसके साथ संबंध बनाओ शारीरिक। बोलो। अगर मैंने किसी को चुना, क्या पता वो चूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे आसान ही वही है, और शारीरिक नीड भी है फिलहाल। अब चुना तब ये बात हो चुकी, तब भी शारीरिक वो होगी, हमें नीड होगी। मैं तुझको चुन लूंगा, ठीक है, तुम मुझे चुन लियो, वो चीज हमने वही बात है। फिर वहाँ पे हम इमोशंस को कंसिडर नहीं कर रहे, हम ये सोच रहे हैं कि हम इमोशंस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो चॉइस ग्राउंडेड होनी चाहिए, किसमें? ट्रुथ में। वो चॉइस ग्राउंडेड होनी चाहिए कि हमें उसका बेहतर चाहना है। प्रेम के उससे तो नहीं करा ना ये कि हाँ मैंने तुझे चूज नहीं किया, मैंने चूज किया क्योंकि मुझे शारीरिक नीड है, और तू मेरे पास सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है, कहीं और मैं जा नहीं सकता। हाँ, इजीएस्ट ऑप्शन है वो। फिर इसमें तो कुछ ये जो बेसिस है चॉइस का, इस चॉइस से आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो सिर्फ और सिर्फ शरीर है, और आप सिर्फ और सिर्फ शरीर हो। जब आप ऐसा करोगे, आपको लगता है कि आपको कुछ फील नहीं होगा बाद में, लेकिन आपको ही बुरा लगेगा सेक्स के बाद। गिल्ट लगेगा, ये मैंने क्या किया, गिल्ट महसूस होगी, और उसको गिल्ट महसूस होगी। हो सकता है वो इतनी आप हवस पे हो, इस बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो जाती है जब लस्ट होती है। हो सकता है उसके कारण उस समय वो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो होने के बाद आपको बुरा लगेगा। तो आप चूज तो कर रहे हो, आपका जो सवाल था कि हम चूज तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो हमने चॉइस ही इसीलिए की हो। वही मैं कह रहा हूँ, वो चॉइस सिर्फ इसीलिए नहीं हो सकती। आपको उस इंसान को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा, जब आपको उस इंसान को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि वो शरीर से कुछ बढ़ के है। अगर आप उस इंसान को ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे कि शरीर से बढ़ के वो एक आत्मा वाला इंसान है, उस इंसान का एक गोल है, उसकी भी फीलिंग्स है। अगर आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे और ये सोच रहे हो कि बिना उसको ऐसा ट्रीट किए मैं उसके साथ संबंध बना लूंगा और मुझे अच्छा लगेगा और उसे अच्छा लगेगा, तो नहीं, आप सेक्स और इमोशंस को सेपरेट नहीं कर सकते। और ये बात पहले हो चुकी हो, मतलब जैसे मिले कि ठीक है हम ये सब कर ले रहे, पर इसके और मतलब जो भी है उसके बीच में हम अपने इमोशन कभी नहीं लाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, यही तो पॉइंट है। आपके इमोशंस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप कर लोगे और जो इमोशन आएगा फिर वो गिल्ट का आएगा, दुख का आएगा। इमोशन को सेपरेट नहीं कर सकते। ये आज के समय की युवाओं में, आप जैसे जो यूनिवर्सिटी जाने वाले, बीटेक करने वाले, बीसीए करने वाले लड़के हैं, उनमें यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम सेक्स से इमोशंस को सेपरेट कर देंगे। नहीं कर सकते आप। आपको बुरा लगेगा बाद में, उसको बुरा लगेगा बाद में। कौन हो आप उसके, और आपको वो कौन है? आपको तो कोई ना कोई एक रिलेशनशिप, मुझे दूसरे से किस तरह से एक्ट करना है, वो कोड तो आपको चाहिए ना। वो है ही नहीं वहाँ पे। फिर तो बुरा ये नहीं पता कब लगना शुरू हो जाएगा कि अगर उसने किसी और के साथ संबंध बनाया तो तुम्हें बुरा लगेगा, भले ही तुम्हारा सिर्फ शारीरिक संबंध, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि यार मैंने तो इसके होता ही है। और फिर बेचारे परेशान है क्योंकि उन्होंने वो इतने कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको धर्म भी नहीं बचा सकता। ये बात मतलब फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, अब कैसे बाहर निकलोगे? तुमने 4 लोग 10 लोगों के साथ तुमने संबंध बनाया हुए, तुम्हें नहीं पता कौन तुम्हारा है, तुम किसके हो, तुम्हें किसके साथ, तुम्हारी कोई कहानी नहीं है, लाइफ का कोई नैरेटिव नहीं है, किसके साथ तुम्हें संबंध बनाना चाहिए, किसकी
किसके साथ तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए तुम्हें पता ही नहीं, और तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि वो इंसान अब तुम्हारे साथ नहीं है, वो इंसान अब तुम्हारे साथ नहीं है। संबंध बनाए जा रहे, जब जरूरत पड़ी तो वो इंसान वहाँ है नहीं। शरीर सेक्स करने के साथ साथ तुम्हें इमोशनली भी कमिटेड होना पड़ेगा। अगर तुम इमोशनली कमिटेड नहीं हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इमोशनल कमिटमेंट को हम हटा सकते हैं शरीर के संबंध से, तो गलत लग रहा है। उसके बाद दुख आएगा जो इमोशन होगा। और सेक्सुअल संबंध, अब इसके अपोजिट में जाएं, अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ सेक्स कर रहे हो, अच्छा जो फीमेल्स हैं उनको जो ऑर्गेज्म है नहीं होता, बहुत एक सर्वे में पढ़ रहा था कि बहुत सारी फीमेल्स को, शायद 50%। देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें क्या किया, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट हुआ अच्छे से ध्यान हो, लड़कों को बिठाया, उनको बंदरों की पॉर्न क्लिप्स दिखाई, ऐसा मान लो तुम, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस ढंग का था। अब उनके शरीर पे हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अटैच किए हुए थे कि हमें उनके अराउजल का पता लग जाए कि वो अराउज्ड हो रहे हैं। तो जब उनको ऐसा दिखाया गया तो लड़कों से पूछा कि भाई अराउज हुए आप? लड़कों ने कहा हाँ हम अराउज हुए। और जब उनके शरीर से हमने जो अटैच किया था तो उनके शरीर में भी अराउजल दिखा, ठीक है। यही सेम एक्सपेरिमेंट लड़कियों के साथ दोहराया गया, लड़कियों को भी वही चीज दिखाई गई। उनके भी शरीर में हमने इंस्ट्रूमेंट्स अटैच किए अराउजल को नापने वाले, उनके शरीर में तो अराउजल दिखा, लेकिन जब हमने लड़कियों से ये पूछा कि क्या आप अराउज्ड थी, उन्होंने कहा नहीं। तो लड़कियों का साइकोलॉजिकल अराउजल और फिजिकल अराउजल अलग है। वो शरीर से हो सकता है, आप देसी भाषा में कह देते हो कि गर्म है, शरीर से वो अराउज्ड है, लेकिन मन से वो अराउज्ड नहीं होगी। मन से जब तक वो अराउज्ड नहीं होगी तो तुम उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाओगे, तुम उसको उसकी चरम उत्कर्ष पे, ऑर्गेज्मिक स्टेट में नहीं ला पाओगे। क्योंकि ये एक इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन इसकी हो सकती है, लड़कियों को बहुत सिलेक्टिव होना है कि किस इंसान के साथ में खुश हूँ। अब शरीर की तो लड़की की नीड हर कोई कर सकता है, लेकिन लड़की को फिर 9 महीने प्रेग्नेंट रहना है, तो उसको ऐसे ही मर्द चुनना है जो उसको इमोशनली कमिटेड हो। तो ये उसके अंदर नेचुरली है, प्रकृति नहीं दिया हुआ है, वही इंसान से वो खुश होगी। तो सेक्स में आपका साइज पेनिस का कितना है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इंसान कैसे हो तुम, क्या तुम सच बोलने वाले कमिटेड इंसान हो, एक गोल की तरफ बढ़ने वाले, वो चीज़ उसको, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ लड़कियों को सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर तुम्हें सेक्सुअली अट्रैक्टिव होना है किसी लड़की के प्रति तो सच बोलो, एक डिसिप्लिन में रहो और कमिटेड रहो किसी एक लड़की से जो तुम्हारे साथ इन पॉइंट्स पे एग्री कर सके। नहीं एग्री करती तो भी अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो अकेले, जरूरी नहीं हम जबरदस्ती किसी के साथ संबंध में नहीं आएंगे। 2 तरीके तो वो सेक्स को एंजॉय करने का बेस्ट पॉसिबल वे है, तब मजा आता है एक दूसरे के शरीर को छूने में, और छूने का फिर वहां अलग जादू होता है। हाँ बोलो, 2 तरीके हैं। एक तो हमारा गोल है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे उस इंसान को लेके अपने साथ, फिर यही है कि वही इंसान मेरा गोल है। वही इंसान जब आपका गोल बन जाता है तब शुरू होता है गुलामी का एक सिलसिला, मानसिक गुलामी का एक सिलसिला। आप ऐसे किसी भी इंसान के साथ संबंध में नहीं आ सकते जो आप जो कहो वो हर बात करने को राजी हो। ऐसी चुड़ैल के साथ मैं बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहूँगा जो मुझे ये कहे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं भाई, कोई पॉइंट हमें बीच में लाना ही पड़ेगा। तुझे मेरी गुलामी नहीं करनी, मुझे तेरी गुलामी नहीं करनी, हम दोनों को सत्य की गुलामी करनी है, ट्रुथ की, धर्म की गुलामी करनी है। अगर मैं तेरा गोल बन जाऊं, तू मेरी जो है मेरा लक्ष्य तू बन जाए, तो एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, फिर तो हम शरीर की गुलामी कर रहे हैं। फिर तो तू वो सब करेगी जो मैं तुझे कहूँगा और मैं वो सब करूँगा जो तू मुझे कहेगी। अगर उसे ये पता हो कि हाँ इसका गोल कुछ और है, तुमसे बता दो कि भाई मेरा ये गोल है, मैं वहाँ तेरे साथ जाना चाहता हूँ, गोल मेरा वो गोल है, मेरा ऐसे कह सकते हैं, गोल मेरा ये है तो ये हमारा भविष्य में इस जगह एक घर हो, ऐसा इस तरीके से उसे बुरा नहीं लगेगा फिर। अगर मतलब ये तो मुझे अपने साथ लिए जा रहे, लेकिन गोल इसका कुछ और है। अगर मेरा गोल उस इंसान को लेके ये है, बुरा लगेगा तो बुरा लगने दो, पर्टिकुलर इंसान है भाई, मेरा गोल तू है,
तो इससे मतलब है कि मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ, वो मेरा गोल है। सोचो तेरे साथ कितना गिरा हुआ ऐसा इंसान होगा जो ये कहे कि अगर मैं तेरा गोल नहीं हूँ तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। कितना गिरा हुआ होगा वो इंसान जो ऐसी बात कह दे। तुझे मेरी गुलामी करनी उम्र भर तो ही मैं तेरे साथ रहूंगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। गुलामी हम करेंगे, सत्य की करेंगे, गुलामी हम करेंगे, ईश्वर की करेंगे, धर्म की करेंगे, तेरी करेंगे नहीं। तुझे अगर धर्म में, भक्ति धर्म मतलब अपने अच्छे गोल की तरफ बढ़ना, अगर उसमें हमारे साथ लगना है तो हम तेरे साथ रिलेशनशिप में आएंगे, वरना अकेले अच्छे। हमने अभी बात की थी, आप दोनों को एग्री करना होगा, आप अकेले नहीं रह सकते, लेकिन जब कोई है ही नहीं फिर क्या करें, जबरदस्ती थोड़े संबंध बनाएंगे किसी के साथ। किसी भी ऐसे इंसान के साथ संबंध में ना हो जो आपसे वो इंसान कहता हो कि तू मेरी गुलामी कर, नहीं, आप दोनों सत्य की गुलामी करो। और अगर वो इंसान अपने लिए बेहतर चाहता है, आपके लिए बेहतर चाहता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, तो आप एक दूसरे को डिवोटेड हो सकते हो अगर बीच में ट्रुथ है तो। लेकिन अगर बीच में ट्रुथ नहीं है, वो बस ये कह रहा है कि नहीं जैसा मैं कहूँगा तुझे वैसा करना है और मैं तुझे बताऊँगा नहीं क्यों करना है, और आप देख रहे हो कि वैसा करना उसके लिए भले का नहीं है, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आओगे? आपको तो फिर वहाँ ये भी कहने का हक नहीं होगा कि यार जैसे तूने मुझे करने को कहा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने आपको ये हक दिया ही नहीं। अगर आप ऐसा कहोगे तो उसको गुस्सा आएगा कि तू कैसे बोल रहा है। तो वहाँ तो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा सच बोलना प्रेम की निशानी है। जहाँ सच बोलना अलाउड नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। सच बोलने के बावजूद भी वो उस चीज को वो मान ही नहीं रहा कि हाँ ये ऐसा भी है, तो लाइफ मनवाएगी ना, लाइफ उसको चांटा मारेगी फिर। तो फिर मतलब हमारा जो हुआ, मतलब हम प्रेम कर रहे, ठीक है, हमने सब बताया कि भाई मतलब जो सच्ची बात थी हमने उसे वो बता दी गई। वहाँ बैठ, वहाँ यानी कैमरा चल रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा था कि ये पॉइंट पे आपको उस इंसान के साथ एग्री करना होगा जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो। बाकी वीडियो देख लियो आगे। हाँ बोलो। फिर भी वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि मतलब सच बता दिया फिर भी कि नहीं ये हो नहीं सकता, तुम ऐसा कर नहीं सकते, या फिर एक चलो ठीक है पर लेके चल चुका वो अगर वो भी गलत है। फिर तो वो आपका जो लक्ष्य है उससे आपको इमोशनली जुड़ना होगा। किसी से पूछो उसका लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना, वो उसको इमोशनली मोटिवेट ही नहीं करता। क्यों डॉक्टर बनना है, बस ऐसे ही पापा ने कह दिया। लक्ष्य को ऐसा होना होगा जो आपको इमोशनली मोटिवेट करे, और फिर उस लक्ष्य को ऐसा भी होना होगा जो आपके पार्टनर को इमोशनली मोटिवेट करे। ठीक है, उसको अंदर इमोशंस लेके आए कि हाँ ऐसा होना है हमें जीवन में। एक ऐसा लक्ष्य हो सकता है कि हमारा एक छोटा सा घर हो जिसमें हमारे बच्चे हों और हम सही ढंग से ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, और मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तू मुझे मिलती है और तू गेट खोलती है, और हमारे बच्चे होते हैं वहाँ पे और वो हमें कहते हैं नमस्ते, हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करते हैं रोज उठ के। ये एक अच्छा लक्ष्य होगा, ईमानदारी से रहना, सच बोलना, समाज का भला चाहना, एक अच्छा नागरिक होना देश का। अब लक्ष्य चाहिए, मतलब तुम उसके साथ इंसान की सारी उम्र घूमना ही चाहते हो, लेकिन क्या घूमना उसके बेहतर के लिए होगा? क्या घूमने से वो शरीर से ऊपर उठ पाएगा? वो दूसरा या तुम और वो दोनों ही, मतलब अगर दोनों होंगे तो ही सही होगा। अगर मतलब मैं अकेला कर सकता हूँ तो उस चीज में मैं अकेला ही हूँ। अकेला ही हो आप, वो पार्टनरशिप आपकी फिर गलत है, वो कंपेनियनशिप गलत है। लक्ष्य दो लोगों को एक होना चाहिए, हाँ, इमोशनली मोटिवेट करना चाहिए। तो आपको उसके साथ लक्ष्य बैठ के डिसाइड करना होगा कि ठीक है लाइफ है और हमें कहाँ जाना है लाइफ में, आओ मैं और तुम डिस्कस करते हैं। अगर तुमने वो डिस्कस नहीं किया, जैसे मैंने बात कही थी, पहले का झगड़ा अच्छा है बाद के झगड़े से। बाद में वो कह रहा है तुम्हें रहना है सैन फ्रांसिस्को और वो कह रहा है रहेंगे टोक्यो, तो वो चल नहीं पाएगी और या तो एडजस्ट करना पड़े उस चीज में। लेकिन अगर हमने उस चीज को, इस बात को तो आप एडजस्ट भी कर लोगे कि कहाँ रहना है, मैं यही जो मूल मुद्दे हैं, कितने बच्चे चाहिए, वो कहेगी 3, आप कहोगे 2, कहाँ बाद में कैसे, उसको पहले से लेके चलो ना, बच्चा चाहिए भी कि नहीं। अगर किसी चीज को ठीक है बस उसने कह दिया या मैंने कह दिया, हमने एडजस्ट कर लिया, अब वहां तो नहीं कह सकते कि भाई तुमने क्या तो प्यार में एडजस्ट करा, लेकिन ये गलत है। एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सच के साथ कोई एडजस्टमेंट हम नहीं सहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन सच के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं सहेंगे, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसको छोड़ो फिर वो ही पहले वाला पॉइंट कि वो सही नहीं है, हो नहीं पाएगा, प्रेम नहीं है। फिर प्रेम होगा तो वो खुद ब खुद मतलब कहना भी नहीं पड़ने का एडजस्टमेंट के लिए। तो ये शायद छठा पॉइंट था कि हम इमोशंस को सेक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। 7वां पॉइंट है
ये बिलीव करना कि हम अपने डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कशन से सॉल्व कर सकते हैं, और हम डिस्कशन से भागेंगे नहीं, चाहे वो डिस्कशन कितना पेनफुल हो जाएगा, ये भी आपको बिलीव करना और उसको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये 7वां पॉइंट है। आपको और उसको ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि इंसान है, आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे लाइफ में क्या अच्छा होना चाहिए, उसके अलग होंगे क्या गोल होना चाहिए, और वो जो अलग होना है उसको आपको डिस्कशन से सॉल्व करना है, सच बोल के। अगर हमें ये नहीं लगता कि अक्सर बोल देते हैं ना कि यार मैं इससे बात ही नहीं करूँगा, जब आप ये कह रहे हो कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तब आप उस इंसान से ये कह रहे हो कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं कहूँ जिससे तू राज़ी हो पाए। अगर मेरे और आपके बीच कुछ डिफरेंसेस है, आप मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुझसे बात नहीं करूँगा आज के बाद, तो ये सॉल्यूशन की तरफ होने वाला एक कदम नहीं है। इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बढ़ेगी नहीं तो रहेगी कम से कम। बात करने से हर समस्या का हल है, इस बात पे आपको बिलीव करना होगा। हिंदी में एक लोकोक्ति है कि अगर बात के नहीं तो बाप के नहीं। अपनी बात पे खड़ा होना होगा और फिर ये बिलीव करना होगा कि बातों से, बात करने से समस्या का हल हो सकता है। कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी हो जाती है, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, सोचो वो स्थिति कैसी होगी। इंसान वो विदेश में है, भारत से गया है तो धन धान्य संपन्न है, सुविधा की कोई कमी नहीं, लेकिन उसकी बीवी और उसने पिछले 2 साल से बात नहीं की। एक ही घर में रह रहे हैं, बात थोड़ी बहुत हो जाती है, ये सब्जी ले आना, ये तो, लेकिन ये तो बातचीत नहीं होती ना। कैसे हो तुम, उसकी बीवी ने उससे आज तक ये नहीं पूछा 2 सालों में, तुम कैसे हो, बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना है। ऐसे घर में रहना पसंद करोगे तुम? ऐसा घर तो नर्क है जीते जी। और वो नहीं पूछ सकता क्योंकि उसकी बीवी उससे बात ही नहीं करती। उसकी बीवी ये मान के बैठ गई है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहने से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मैं इसकी उल्टी बात कह रहा हूँ कि हर समस्या बात करने से सॉल्व हो जाएगी आपस में। जब तक तुम ये बिलीव नहीं करोगे तब तक तो तुम्हारे पास हमेशा ये बहाना रहेगा कि ये समस्या आई, मैं नहीं तेरे से बात करता, मैं नहीं तेरे से बात करती। क्योंकि एक संबंध में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब मन करेगा इसके मुंह पे चांटा मारूं, लेकिन नहीं, हम बिलीव करते हैं बात करने से हर समस्या का हल है। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब मन करेगा मैं इस इंसान को छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ, यार इसके साथ रहने तो बहुत सिरदर्दी है, क्योंकि इंसान है, हम गलती करते हैं। पर आपको वहाँ याद रखना होगा कि नहीं, बात करने से हर समस्या का हल है। और अगर बात करने से भी नहीं निकलता ये, लेकिन ये चीज़ बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आप कह सकते हो कि बात करने से भी हल नहीं निकल रहा, तो आप छोड़ दो, तो आप अलग हो जाओ। लेकिन पहले हमें ये मानना होगा कि जितने डिफरेंसेस हैं, वो जो छोड़ना और वो जो अलग होना है ना, वो बहुत बाद की बात है, वो कोई ऑप्शन नहीं है एक संबंध में आने के बाद। अगर आप इन सब बातों पे एग्री कर रहे हो, बातचीत में हर समस्या का हल है। अगर आपके अंदर, और इसीलिए तो आप लोग यूनिवर्सिटी और ये सब पढ़ाई करते हो कि आप जो महसूस कर रहे हो उसको शब्दों में रख पाओ। बोलना बहुत बड़ी कला है, तो अपनी बात को रखना और फिर दूसरे की बात सुनना, ये बहुत बड़ी स्किल है। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और यही सीखना चाहिए आपको जवानी में कि कैसे अपनी बात को रखें और कैसे दूसरे की बात सुने और कैसे उसके आर्ग्यूमेंट्स को देखें वो क्या कह रहा है। हमें ये मानना होगा कि हर बात बातचीत से सॉल्व हो सकती है, हर प्रॉब्लम बातचीत से, हर कॉन्फ्लिक्ट बातचीत से सॉल्व हो सकती है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हमारे पास हमेशा एक रीज़न होगा भागने का, चुप होने का। और जब हम चुप हो जाएंगे तो जीवन नर्क बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में। अक्सर हमारे साथ जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फ्रेम नहीं करते, हम बस बोलते हैं यार ये चीज़ मुझे परेशान कर रही। लेकिन अगर एग्जैक्टली हमसे कोई पूछे कि क्या चीज़ है जो तुझे परेशान कर रही, तो हमें मुश्किल होती है कि यार हाँ मुझे वो हम कह नहीं पाते उसको। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के, आपका ऑफिस में मूड खराब हो गया, आपको ये नहीं पता कि वो बॉस की वजह से हुआ है, कि जो आपको काम कर रहे हो आप उसकी वजह से हुआ है, या आपकी तबीयत खराब है, आपको पता नहीं। आपको इतना पता है आपका मूड खराब है। आप आए घर पे, आपके पार्टनर ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपकी बीवी ने आपसे पूछा कि मूड क्यों खराब है। अब यहाँ आपको एक अवसर मिला है अपनी
प्रॉब्लम को फ्रेम करने का। और जब तक आप प्रॉब्लम फ्रेम नहीं करते तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है जिससे आप सच बोल सको और जो आपको सुनने को राजी हो, तो आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा अपनी प्रॉब्लम फ्रेम करने का। मतलब आप अकेले में भी कर सकते हो ये एक्सरसाइज तो, कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रेम करूं, लेकिन अकेले में वो मोटिवेशन ही नहीं होता। तो कोई एक सुंदर लड़की तुमसे पूछेगी, सुंदर वो तुम्हें दिखने लगेगी क्योंकि वो इन सब पॉइंट्स पे एग्री कर रही है, जरूरी नहीं रूप से वो बहुत सुंदर हो। एक सुंदर लड़की जब तुमसे पूछेगी प्रॉब्लम में क्यों हो, क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है, तो इनफ मोटिवेशन होगा तुम्हारे पास कि तुम उसको फ्रेम करो प्रॉब्लम को। और जब तुम प्रॉब्लम फ्रेम करोगे तो तुम्हें ही सीखने को मिलेगा कि अच्छा ये चीज़ थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अगर तुम कभी अपनी प्रॉब्लम फ्रेम नहीं करोगे, क्योंकि तुम ये मानते ही नहीं हो कि बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो तुम्हारी कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। क्योंकि प्रॉब्लम फ्रेम होना शब्दों में बहुत ज़रूरी है उन्हें सॉल्व करने के लिए। किसी का मानना ही ऐसा है कि नहीं मेरी तो मतलब बातचीत करने से कुछ नहीं होगा और उस चीज़ को रिकॉल करके दोबारा वो और मुझे दुख देंगी, उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो रिलेशनशिप फिर गड्ढे में है। नहीं, रिलेशनशिप से हटके भी अगर ये बात करी जाए कि नहीं, बात करने से हल है। कितना लिखा है हमारे ये सब शास्त्र में, इतनी बड़ी बड़ी महाकाव्य हैं, हजारों लाखों मंत्र हैं, ये सब लिखे ही तो गए हैं। प्रॉब्लम फ्रेम की गई है, फिर उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया है। मंत्रों की कितनी बड़ी महिमा है। मंत्र क्या है, जिस पे मनन किया जाए, या शब्दों की बहुत महिमा है। शब्दों में कहते हैं, शब्दों मंत्रों में जादू होता है, और मैं मानता हूँ। मंत्र क्या, जो सच है, वो वाला मंत्र नहीं जो तुम अक्सर समझते हो। अगर तुम सच बोलते हो ना, तो सच में उसमें जादू है। अब ये कैसे है ये मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक कसम खाई थी कि मैं सच बोलूँगा, और उसके मेरी लाइफ में बहुत अच्छे परिणाम है, और आज मैं अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ। वो वाला सच नहीं साइंटिफिक, लेकिन वो वाला सच कि जिससे मेरी लाइफ में शांति आई और दूसरों की में आएगी। सच बोलने वाला व्यक्ति जादूगर होता है, क्योंकि उसके शब्दों में जादू है, वो दुनिया बदल सकता है। लेकिन तुम्हारे पास मोटिवेशन ही नहीं है प्रॉब्लम को फ्रेम करने की, क्यों करोगे तुम ऐसा? कोई होना चाहिए तुम्हारे सिर पे जो रहे, बता मुझे क्या हुआ, वो तुम्हारे सिर पे मैं निश्चित कह सकता हूँ चढ़ के रहेगी, अगर तुम उसको घर पे मूड ऑफ हो गया आओगे और नहीं बताओगे क्या हो रहा है। तो तुम्हें वहाँ पे तुम ये भी कह सकते हो मैं नहीं बता रहा तुझे, चल हट। लेकिन नहीं, हम ये मानते हैं हर प्रॉब्लम बात करने से सॉल्व होगी, मेरी लाइफ की भी, अपनी लाइफ की भी, और हम दोनों के बीच की भी। इस पॉइंट पे आपका और उसका एग्री करना बहुत ज़रूरी है। ये 7 पॉइंट हो गए। अगर कुछ सच है, हम उसे अभी इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा, और उसके लिए अभी जानना भी सही नहीं है ये चीज़ें। तो क्या हम गलत कर रहे हैं वहाँ पे? हमारी जो मन में है वो ये है कि ठीक है, आने वाले टाइम में 1 या 2 दिन में, मतलब जब भी टाइम मिलेगा मैं इसे सही बता दूंगा, पर अभी बताना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाने का, और उस वजह से हमारी भी रिलेशनशिप खराब हो सके। तो फिर उसको टुकड़ों में बांट करके बताओ, हिंट करो शुरू में, ऐसा नहीं एकदम प्रेजेंट कर दो, फिर तो हिंट करो धीरे धीरे। बाद में वो ये कह देगा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी ये बात। तो आप ये कहोगे मैं हिंट कर रहा था तेरे को, और मुझे डर लग रहा था कि तुम संभाल नहीं पाओगे। हिंट करो, जैसे किसी की परिवार में कोई मर जाए और आप उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते कि तुम्हारा बेटा मर गया, तो हिंट करो कि कैसा लगेगा तुम्हारा अगर तुम्हारा बेटा ना होता उसके बिना जीने में। नहीं, वही तो है, शब्दों की बड़ी महिमा है। आपको शब्द रखने आने चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आता, अपनी बात को रखना नहीं आता, तो कुछ नहीं आता। ये सब चीज़ों से पहले तो हिंट करना शुरू करो धीरे 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 धीरे, और एक दिन ऐसा आएगा ही, वही इंसान पूछेगा कि तुम इस तरह बार बार बात क्यों करते हो, तब बता देना। या वो बाद में बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया, उसकी बात सही होगी, लेकिन तब आपके पास कुछ होना चाहिए कि इसलिए नहीं मैंने बताया। और मैं पहले भी हिंट कर रहा था। लास्ट पॉइंट है वो है कि जीवन जीने योग्य है, क्योंकि जीवन में प्रेम है। ये सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन ये मैंने पॉइंट्स ऐसे अरेंज नहीं किए थे, मैं बस किसी को टाइप करके भेज रहा था। लाइफ जीने लायक है, भले ही लाइफ में दुख है बहुत ज़्यादा, और उस दुख का देखो, कुछ तो दुख ऐसे होते हैं कि झेल लिए जाते हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं।
आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही, और दूसरे ने थोड़ी सी मेहनत की उसको सक्सेस मिल गई। आपके ज़्यादा नंबर आए लेकिन दूसरे का चयन हो गया जहाँ चयन होना था क्योंकि उसने रिश्वत दी है। अब ये बहुत बुरा लगता है। तो कभी कभार कुछ लोगों के अंदर कड़वाहट, रिजेंटमेंट बिल्ड होने लगती है। वो हर चीज़ से नफरत करने लगते हैं। वो आपको ऐसे ये बातें कहते हुए मिलेंगे अक्सर, इंसान खराब है, इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, इंसान ने प्रकृति तबाह की हुई है, इंसान को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। और आजकल वो आपको जो इंसानों से नफरत करते हैं, वीगन्स भी मिलेंगे, वो जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, वो इंसानों से नफरत करते हैं। उनका ये कहना है कि इंसान के जीवन से ऊपर जानवरों के जीवन को रख दो और अपने जीवन को जानवरों की सेवा में लगा दो। ये उनकी बेसिक प्रेमिस है जिस पे वो एक्ट कर रहे हैं। ये मानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन जीने लायक है। मैं इस जीवन को चुनता हूँ, भले ही इसमें दुख हो। ये वाला जीवन का चुनाव नहीं करना कि हाँ पॉजिटिव रहना है, सब अच्छा होगा, जो सोचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो सोचोगे वो हो जाएगा और हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और तुम्हें नहीं पता लाइफ कितनी, जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इंसानों से नफरत करने की जगह प्रेम को चुनता हूँ, जीवन जीने को चुनता हूँ। ये सबसे पहले आना चाहिए था पॉइंट, पर कोई नहीं, अभी इसको समझो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जिनसे आप मिलोगे, जो इंसान नशा कर रहा है उसने चुन लिया है कि जीवन में, और उसने चुन लिया है जीवन में प्रेम करने लायक नहीं है, पढ़ाई करने लायक नहीं है, जीवन में धर्म किसी काम का नहीं है, अपने शरीर को तबाह करना काम का है नशे से। उसको पता है उसका अंजाम मौत है, लेकिन वो उसको कर रहा है। मौत तो हर किसी का अंजाम है, लेकिन वो बहुत जल्दी आ जाएगी। वो मौत को चुन रहा है, मौत को नहीं चुनना है, जीवन को चुनना है। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है, मौत से बचना भी नहीं है। जीवन को चुनना है मौत की जगह। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ इसका मतलब है कि लाइफ जीने योग्य है, जीवन जीने योग्य है। अगर आप ये नहीं मानते कि लाइफ जीने योग्य है तो आप इंसानों से नफरत करने लग जाओगे। तो आप अपने माँ बाप से नफरत करने लग जाओगे कि इन्होंने मुझे पैदा क्यों किया। तो आप अपने दोस्तों से नफरत करने लग जाओगे। हर वो इंसान, अभी क्या होता है अमेरिका में, क्या एक ट्रेंड सा चला हुआ है, ट्रेंड भी नहीं कह सकते पर ये ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई लड़का स्कूल में घुसता है ऑटोमेटिक राइफल लेके, जो अस्त्र शस्त्र जो भी उसका नाम है, वो लेकर के शूट कर देता है, मास मर्डर। क्यों? क्योंकि वो जीवन से नफरत करता है। हमें जीवन से नफरत नहीं करनी है। हम जानते हैं कि जीवन में दुख है, लेकिन फिर भी जीने योग्य है। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जीवन सच में जीने के लायक है। इतना एक क्षण प्रेम का हजारों सालों के दुख को काट देता है। एक क्षण प्रेम का, एक क्षण सच का हजारों सालों के दुख को काट देता है। हजारों सालों के दुख एग्जिस्टेंस खत्म होने से भी कर सकता है। ये सोच के भी तुम मारा जाता है, लोग मारते हैं। ये जो सवाल आया है, ये सवाल है कि दुख मरने से भी तो खत्म हो सकता है, तो हम मौत को क्यों ना चुने। इस सवाल का जवाब अगर आप अब से 500-1000 साल पहले जी रहे होते, या अभी भी किसी संस्कृत या शास्त्रों के ज्ञानी के पास चले जाओगे, मैं तो ज्ञानी हूँ नहीं, आपको जवाब मिलेगा पुनर्जन्म आपका होगा, आप दोबारा आओगे। ये बहुत वैलिड सवाल है कि हम क्यों ना मर जाएं, हम जिए क्यों। मरने से तो सारे दुख का अंत है। एक फिलॉसफी है चार्वाक, वो यही कहता है कि भस्मीभूतस्य देहि पुनरागमन कुतः, कि शरीर यही मर जाएगा, वापस पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, और शरीर का मरना ही मोक्ष है, शरीर का मरना ही सबसे सही है। अब मैं अगर पुनर्जन्म की बात बोलूं कि आपकी आत्मा है वो आएगी, तो आपको वो पचेगी नहीं बात, और वो सही भी नहीं है उसको। लेकिन आप इस तरह से सोचो, नेट पेन या नेट हैप्पीनेस, ठीक है, टोटल पेन है पृथ्वी पे। एक इंसान के मन में थोड़ा है और हजारों करोड़ों लोग हैं, उनके मन में जितना दुख है,
उसमें अगर आप ऐड करते हो तो दुख की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप बस मरोगे। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमको, एंड नहीं करनी। समझ रहे हो? फर्क समझो कि जो नेट दुख है लाइफ का, उसमें हमें ऐड नहीं करना। जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि जीवन जीने योग्य है, यानी कि जो पहले ही इंसान इतने दुखी हैं, उस दुख को हमें बढ़ाना नहीं है, ठीक? उसको, प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। दुख की प्रॉब्लम है और उसको मुझे सॉल्व करना है। जब आप मौत चुन रहे हो, तब आप को ये नहीं पता, आपने मर के देखा नहीं, आपको ये नहीं पता मौत के बाद वो सॉल्व होती है कि नहीं होती। एक कहानी बताता हूँ तुमको, उपनिषदों में है ये कहानी। एक राजा थे। क्या होता है, दान करते हैं, कभी भी हवन वगैरह कुछ होता है उसके बाद दान करते हैं, दान वैसे भी करते हैं। वो राजा क्या कर रहे थे कि जो गाय दूध नहीं दे सकती और जो चीज़ें उनके काम की नहीं थी उसको दान कर रहे थे। बेटे ने ये बात देखी, बेटे का नाम था नचिकेता। उसने ये बात देखी, उसने कहा कि ये पिताजी, मुझे किसको दान करोगे? टॉन्ट कस दिया एक, ठीक है। अब उसके पिताजी को गुस्सा आ गया। उसके पिताजी को जो गुस्सा आया, उसने कहा तुझे मैं मौत को दूंगा। अब उसके पिताजी के अंदर कहीं ना कहीं वो कड़वाहट है कि जीवन जीने योग्य नहीं है, क्योंकि दिखाया गया है, एक तो वो पहले ही जो सामान उनके काम का नहीं है वो दान कर रहे हैं। दान तो ऐसी चीज करनी चाहिए ना जो किसी के काम आए। और फिर दूसरी बात, गुस्से में उसने अपने बेटे को ये कह दिया कि तुझे तो मैं यमराज को दूंगा, मौत को दूंगा। बेटा लेकिन बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे आपका वचन सिद्ध करना होगा। बेटे के अंदर वो कड़वाहट नहीं आती। वो यमराज के पास जाता है। यमराज के पास जब वो जाता है तो यमराज उससे खुश होते हैं, उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम वर मांगो। वर यानी कि इच्छा मांगो, जो तुम मांगोगे पूरी कर दी जाएगी। पहली इच्छा वो मांगते हैं कि मेरे पिताजी के अंदर बहुत क्रोध है, यानी वही कड़वाहट है लाइफ के प्रति, वो ना रहे, पूरी कर दी जाती है। दूसरी बात वो मांगता है कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या रास्ते हैं। स्वर्ग को ऐसे समझो कि लाइफ को अच्छा करने के क्या तरीके हैं, यमराज वो उसे बता देते हैं। तीसरी बात जब वो मांगता है कि मौत का राज क्या है। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद, ये हमारे उपनिषद में है कहानी, कुछ लोग कहते हैं हमारे मतलब सिर्फ इंडियंस के ही नहीं, हमारे मतलब पूरी दुनिया के, वो सबको बिलोंग करते हैं। नचिकेता पूछता है कि मौत का राज क्या है। कुछ कहते हैं मरने के बाद आत्मा होती है, कुछ कहते हैं नहीं होती। यमराज बताने से मना कर देते हैं कि ये तो महान से महान लोगों को समझ में नहीं आया, तुझे कैसे समझ में आएगा। और इसको पाने के लिए इंसान को धीर होना होगा। धीर यानी कि सीरियस, गंभीर किसी विषय के लिए, और भी इसके मीनिंग होते हैं। तो इतना गहरा राज है ये क्वेश्चन, इतना गहरा क्वेश्चन है कि क्यों हम मर ना जाएं। इसका पुराने समय का आंसर है कि क्योंकि आपको, आपकी आत्मा को दोबारा आना है। लेकिन मैं आपको ये जवाब दूंगा कि मर के आपने देखा नहीं कभी, तो आपको नहीं पता मरने के बाद क्या है। मर के आप ये कह रहे हो, आपके मरने से ये कहा जा रहा है कि ये दुख की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। और जब आप ऐसा कह रहे हो तो आप दुनिया का जो नेट दुख है उसमें ऐड करके जा रहे हो, ठीक है। तो दुख बना ही रहेगा, आप खत्म हो जाओगे। आप किसकी वजह से खत्म हो रहे थे कि दुख खत्म हो जाएगा। क्या दुख खत्म हुआ? अगर आपने अपने दुख को खत्म कर लिया, अगर आपने अपने दुख को खत्म कर लिया तो आपने कुछ दुनिया का भी दुख कम किया। लेकिन अगर आप मर रहे हो तो आपने दुनिया का दुख खत्म नहीं किया, और बढ़ावा दे दिया। तो आपने सराउंडिंग को जितनी भी आपने सोचा था कि मरने के बाद दुख नहीं रहेगा, दुख अभी भी है, आप नहीं रहे। ठीक, ये 8 पॉइंट हो गए ना। मैं एक बार बस बोल देता हूँ। पहले पॉइंट में इसको रखते हैं हम कि हमें ये मानना है जीवन जीने योग्य है। दूसरी बात, हमें ये मानना है कि एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में आना बेहतर है, किसी के साथ एक संबंध में आना बेहतर है अकेले रहने से। और सच बोलना प्रेम की निशानी है। प्रेम है दूसरे का बेहतर चाहना। प्रेम क्या है? वो तो मेरे अंदर भी हो सकता है कि मैं तुम्हारा बेहतर चाहूँ बिना कुछ
बोले, लेकिन वो दिखेगा कैसे? सच बोलने से। सच बोलना प्रेम की निशानी है। और अच्छे का अर्थ है कि वो शरीर से ऊपर उठ जाए, और हो सके तो मन से भी ऊपर उठ जाए। लेकिन वो मुक्ति दूर की कौड़ी है। अभी तुम अपने शरीर को ही, अपनी इंद्रियों को ही अपने वश में कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। और किसी को अपने को आबाद करने का हक देना, उसे अपने को बर्बाद करने का हक देना भी है। उसे पावर दे रहे हो तुम अपने। रिस्क लेना जरूरी, रिस्क लेना जरूरी तो है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे कि नहीं यार भाई मैं तुझे ये बात नहीं बता सकता क्योंकि मुझे डर है कि तू ऐसा कर देगा, मैं तुझे अपने कई बार अकाउंट शेयर करना पड़ता है, अपना बैंक अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उसमें डरोगे तो संबंध में नहीं आ पाओगे। आप सेक्स को इमोशंस के साथ जोड़ के ही सेक्स एंजॉय कर सकते हो, सेपरेट करके नहीं कर सकते। आप नहीं जी सकते आप, ठीक? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ सेक्स करोगे फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आपको बुरा लगेगा। मैं ऐसे, क्योंकि मैं खुद भी यंग हूँ, मैं बहुत सारे लड़कों से ऐसे बात करता हूँ, तो ये मैंने तो अब तक सही देखा है। वो किसी के साथ सेक्स कर रहे थे और फिर उन्हें बुरा लगता है, और लड़की को तो लड़की को लड़के से ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ लड़कियां भी हैं जो ये सोचती हैं अरे सेक्स करो और घूमो फिरो ऐश करो, क्या रखा है, लेकिन वो बुरा लगता है। शरीर बोलता है उनसे, उनका मन बोलता है उनसे। क्योंकि सेक्स करने का अर्थ है आप दूसरे को चूज कर रहे हो। एक तरफ तो आप दूसरे को चूज कर रहे हो कि हाँ तू मेरे करीब है, और दूसरी तरफ उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सेक्स करके कोई उसके साथ लॉन्ग टर्म आपकी कमिटमेंट नहीं है, तो वहाँ पे दुख आता है। ठीक, बातचीत करके हर समस्या का हल है। ये 8 पॉइंट हो गए ना।